Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to discuss an important chapter that is the nationalism in India. अभी हम नेशनलिज्म इन यूरोप से निकले थे, अब हम जो दूसरी तरफ आ रहे हैं वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब अब इंडिया में नेशनलिज्म किस तरीके से फैला। यूरोप का तो हमने सारा कुछ देख लिया कि किस तरीके से नेशनलिज्म फैला, वर्ल्ड वार के थ्रू यहाँ पर क्या सारी चीजें हुई, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में भी किस तरीके से पड़ा, and moreover how the feeling of oneness suddenly generated among the Indians. So this word is very much familiar to us. What do you mean by nationalism? See, nationalism क्या होता है? That means the feeling of love towards a nation. ठीक है, ये क्या हो रहा है, टूवर्ड्स अ नेशन एक ऐसी फीलिंग जनरेट होती है, एक ऐसी फीलिंग है जिसको हम चाहते हैं कि दैट वी शुड बी फ्री फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग एंड वी शुड live the way we want to live rather than focusing on what the other systems. तो यहाँ पे हमने यूरोप में तो देख लिया किस तरीके से नेशनलिज्म फैला। आज जो हम देखेंगे वो है इंडिया में किस तरीके से लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हुई। So let's just start. First thing जो हम देखने वाले हैं वो है the First World War, खिलाफत and non-corporation movement. फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट मीन्स ये यहाँ इंडिया में नहीं, ये हम वहीं की बात करेंगे, यूरोप की ही बात करेंगे, हम फ्रांस की ही बात करेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में भी कैसे पड़ा। सी बिफोर स्टार्टिंग इट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट guaranteed 5 mark question you are going to get from this chapter. ध्यान से सुनो, guaranteed 5 marks questions you are going to get from this chapter. So without wasting the time, just focus your concentration over here, जिससे कि हम ये सारी चीज़ों को और easily समझ सके, so that easily form में you can write your answers whatever questions you are going to get on the question paper. So first thing यहाँ पर क्या है, the First World War. The First World War led to a huge increase in defense expenditure. किस तरीके से, डिफेंस एक्सपेंडिचर विच was financed by war loans. वार में लोन्स लिए गए थे, कब वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में एंड हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रही थी कि जितने भी वार के लोन्स थे वो कहाँ से चुकाए जा रहे थे, इंडिया से भी। इंडिया वाज आल्सो द वन ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच वाज वेरी मच अफेक्टेड विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो पहली चीज तो यहाँ पे जितने भी लोन्स थे वो कहाँ से चुकाए जा रहे थे, फ्रॉम द इंडिया ओनली। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, लोन्स चुकाने थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या सिचुएशन हो रही थी कि लोगों के जो टैक्सेस थे वो बढ़ा दिए गए थे। जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी जो पीजेंट्स ट्रेडर्स पे लगी थी वो तो थी, उसको बढ़ा दिया गया था। दैट मीन्स दैट वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन होता है, इनकम टैक्स का। तो वार की जो भी सिनेरियो रहा, जो भी सिचुएशन रही, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट्स थे वार के आफ्टर ऑल्सो एंड बिफोर ऑल्सो, दैट वाज फेस्ड बाय इंडिया टू, बाय दीज आर विथ सम ऑफ दीज पॉइंट्स। सेकेंड थिंग क्या हुई थी, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट। मतलब अब जितने भी विलेजर्स के लोग होंगे उनको क्या बोला जा रहा था, दैट दे हैव टू डू व्हाट, दे हैव टू एडमिट टू दी व्हाट इन दी आर्मी। तो यहाँ पर फोर्स रिक्रूटमेंट वाज द सेकेंड कॉज, जिससे कि लोगों में अब यहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों में अब गुस्सा बढ़ने लग गया था। ठीक है। थर्ड, अगर 1918 से बात करी जाए 2021 तक की, तो जितने भी क्रॉप्स थे वो फेल्ड हो गए थे। अब यहाँ पे क्रॉप्स फेल्ड होने का वन ऑफ द रीजन वाज व्हाट, द रिक्रूटमेंट ऑल्सो। अब जितने भी विलेजेस थे उनको तो रिक्रूटमेंट में लगा दिया था, दैट मीन्स दे हैव टू सर्व द नेशन। और यहाँ पे भी वो नेशन नहीं, इंडिया का कोई नेशन, इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये यहाँ पे उनको वहां लेके जा रहा था जहां पर वार की सिचुएशन थी, मतलब जहां पे वार हो रहा था।
जिसकी वजह से क्रॉप्स को उगाने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था, नो मैन वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो 1918 से 21 का जो पीरियड रहा है, दैट एट दैट टाइम क्रॉप्स फेल्ड। पहली चीज रिजल्टिंग इन एक्यूट फूड शॉर्टेज। ऑब्वियसली क्रॉप्स फेल्ड होंगे क्योंकि फूड ही नहीं है, तो फूड की शॉर्टेज होगी होगी। तो इफ अ क्वेश्चन कम्स कि what was the causes of the first world war in India, so these 2-3 points you can write easily. पहला पॉइंट क्या है हमारा कि कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड पॉइंट इज कि विलेजेस को फोर्स किया जा रहा था, किस लिए? रिक्रूटमेंट किया जा रहा था टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इनटू द आर्मी। थर्ड थिंग, एक्यूट फूड शॉर्टेज की दिक्कत आई थी। तो दीज आर दी 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? देयर वाज एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक इन विच 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. फूड की शॉर्टेज हुई है तो ऑब्वियसली भूखमरी होगी, जिसकी वजह से 12 to 13 million people at that year died. ठीक है? People hoped that their hardships would end after the war was over, but they did not happen. यहाँ पर उन लोगों को लगा कि चलो जितनी भी हमने यहाँ पर हार्डशिप्स अपनी करी, उसकी वजह से आफ्टर द एंड ऑफ द वार वी विल गेट समथिंग फ्रूटफुल so that we can live at least a normal life, but this was just not the end, this was just the starting you can say. ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के ये इफेक्ट्स रहे कहाँ पर? इंडिया में। नेक्स्ट थिंग, नाउ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब यहाँ पे these words are very much familiar to you, this is not a new word so that you can introduce it very well. These are the words which are not at all new to you. मतलब ये चीजें हम प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं, सत्याग्रह क्या था, किसने किया था, क्यों किया था, लेकिन अब हम इसको जल्दी से समराइज करके अगर हम देखें तो क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी, एज वी ऑल नो, ही इंट्रोड्यूस दिस सत्याग्रह। ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वहां पर उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ वहां पे भी एक सत्याग्रह किया था, उसका इम्पैक्ट वो यहाँ पर भी लेकर आए थे एंड ही स्टार्टेड डूइंग सत्याग्रह ओवर हियर। Now, if you see the history, so Mahatma Gandhi was the alone person who has started doing this, who has made people feel that कि yes, we can also get the independence also. तो यहाँ पे when Mahatma Gandhi returned from South Africa, he introduced here what the idea of satyagrah. Now, what does this satyagrah means? Satya means you know the truth and graha means to make it. ठीक है? तो यहाँ पे emphasis the power of truth and the need to search the truth. Power of truth is what? कि यहाँ पर हमें पावर पता होनी चाहिए कि सच की पावर क्या होती है and how this can be searched. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against the injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. मतलब what he was having in his mind is कि क्या था उनके मन में कि अगर हमें पता है कि हम सच की राह पर हैं, अगर हमें पता है that the things whatever we are doing is the true, so here no physical force was to be implied whosoever it may be, भले ही वो हमारा oppressor ही क्यों ना हो. People including the oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. मतलब यहाँ पे they have to see the truth, they don't have to get forced to see the truth, so और इसकी वजह से किसी को injustice हो. ठीक है? Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. At that time, what was the Britishers having in their mind? Divide and rule. यहाँ पर Britishers का main motive क्या था? Just to divide the people and start ruling them. On the other hand, what Gandhi ji used to believe? He used to believe that अगर हम धर्म की राह पर चलेंगे, so यहाँ पे क्या मिलेगा हमें result? So that we can unite all the Indians. Gandhi ji used the satyagrah technique successfully against injustice in South Africa. मतलब सत्याग्रह करके उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो भी विक्ट्री हासिल करी थी, नाउ इट्स द टर्न फॉर इंडिया टू मेक इट दैट. ठीक है?
अब 1960 में वो फर्स्ट थिंग जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था, दैट वाज द ईयर 1916. ही ट्रैवल टू चंपारण इन बिहार. ठीक है, वो बिहार में उन्होंने ट्रैवल किया टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम. चंपारण में जो भी प्लांटेशन सिस्टम चलता था, वहां पर जितना भी जो नील का कारोबार चलता था, मींस जो इंडिगो का कारोबार चलता था, बिजनेस चलता था, जो पूरा का पूरा कहाँ कन्वे होता था, पूरा का पूरा ब्रिटिश में जाता था, पूरे यूरोप में फैला था. वहां पर लोगों को क्या कर दिया था, जितने भी प्लांटेशन ओनर्स थे उन पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था कि वो टैक्स को चुकाते चुकाते वो पागल हो गए थे. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज व्हाट ही स्टार्टेड विद the satyagrah is on 1916. In 1916 he traveled to Champaran, which is in Bihar, and he provoked the peasants not to pay any kind of taxes and to stand by their words. Second, what he did in 1917, he organized a satyagrah to support the peasants of the Kheda district of Gujarat, demanding that revenue collection be relaxed. Second thing, he did that. थर्ड थिंग, इन 1918 मतलब 16 to 18 के बीच में इन्होंने अपने सत्याग्रह की स्टार्टिंग करी, एंड एट द एंड 1918 में ही वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स. मतलब 3 अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपना सत्याग्रह किया. क्या यू कैन से द स्टार्टिंग ही डिड. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट. अब यहाँ पे ऑल ओवर द कंट्री में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स वर हैविंग देयर रूल टू द इंडियन पीपल, टुवर्ड्स द पीपल एंड आल्सो टुवर्ड्स द कंट्री, here different measures have been started adopting by Gandhi ji also you can say, और by other members जो उनसे क्या होते थे, इंस्पायर होते थे. अब ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिशर्स जो इतने टाइम से राज करने लग गए थे इंडिया पे, वो चुप बैठने वालों में से तो है नहीं. तो यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, द रॉलेट एक्ट. नाउ व्हाट वाज इट? रॉलेट एक्ट पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. किसके थ्रू पास हुआ था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल गेव द गवर्नमेंट. अब वो उस समय पे गवर्नमेंट कौन थी? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली. तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने गवर्नमेंट को पूरे के पूरे राइट्स दिए. व्हाट काइंड ऑफ राइट्स हैज बीन गिवन? इमेंस पावर दिए टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज. मतलब जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑल ओवर द इंडिया में जगह जगह पर फैलनी चालू हो गई थी, वहां पे उनको क्या करना है? रिप्रेस करना है. एंड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years. मतलब जहां वो देखेंगे कोई भी एक्टिविटीज, अगर पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, एंड इफ दे फाइंड अ पर्सन without asking anything, without saying anything, you just have to bring that person and put it on the prison. तो यहाँ पर, और वो भी prison कितने दिन के लिए? For a period of 2 years. ठीक है. Now गांधी जी शुरू से ही उनका क्या मोटिव रहा है? That he wanted a non-violence thing. एवरी टाइम उन्होंने जितनी भी अपनी एक्टिविटीज करी, हमेशा ही हैज बीन स्टैंड फॉर द नॉन वायलेंस थिंग. ठीक है. तो यहाँ पे किस पीस पे रहे? लेकिन दिस वाज व्हाट रॉलेट एक्ट क्या था? पूरा का पूरा एक वायलेंट वो था, एक्ट था. लेकिन गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस ही चाहते थे. तो वहां पर उन्होंने नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज स्टार्ट किया थ्रू हड़ताल्स. तो ये कब स्टार्ट हुआ? 1990 के टाइम पे विथ अ हड़ताल. ठीक है. रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज. जहां पे रॉलेट एक्ट पास किया गया था, वहीं ऑन द अदर हैंड थ्रू द नॉन वायलेंस मेजर्स यहाँ पे गांधी जी ने अपने तरीके से अब काम करना चालू किया. तो पहली चीज जो उन्होंने स्टार्ट करी आफ्टर द सत्याग्रह वाज इन 1919 हड़ताल्स को चालू किया. एंड हेयर अब यहाँ पे क्या क्या चालू होने लगा? Rallies were organized, workers went on strike in railway workshops and shops closed down. उस समय पे रेलवेज का काम चालू था इंडिया में, तो यहाँ पे रेलवेज की जितने भी वर्कशॉप्स थे वहां पे काम होना बंद हो गया. शॉप्स जितनी भी थी वो पूरी की पूरी बंद हो गई. A panicked British government came down on the nationalist leaders were arrested. अब जैसे कि धीरे धीरे अब इनके लिए वर्कर्स कौन था? गवर्नमेंट के लिए जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके लिए वर्कर्स कौन था?
the people of India only, and they were uneducated. They wanted the money to live for their livelihood, so in return the Britishers used to give them work. तो यहाँ पे क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स, जब जितने भी इंडियन वर्कर्स थे वो जब गांधी जी से इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होने लगे तो गांधी जी जो कहेंगे वो लोग करने लग गए थे। तो यहाँ पे जब हड़ताल चालू हुई, हड़ताल चालू होने के बाद रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी। अब जितने भी वर्कर्स थे जो वर्कशॉप्स में, शॉप्स में काम करते थे, उन सब ने अपने काम को किया बंद और सारे के सारे कहाँ निकल पड़े, सारे के सारे निकल पड़े रैलीज और हड़ताल करने में। Now this was what कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट पैनिक हो गई, जिसको ये देखकर क्या होने लग गया कि ब्रिटिशर्स को समझ में आने लग गया that something fishy is going to happen। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या होने लग गया, वो इस तरीके से गुस्से में आने लग गए। तो यहाँ पर उन्होंने जितने भी लीडर्स ऑर्गेनाइज करते थे रैलीज को, सबसे पहली चीज तो उनको अरेस्ट कर दिया। जो गांधी जी थे उनको दिल्ली आने पर रोक लगा दी गई। अब क्या गांधी जी के दिल्ली आने से, रुकने से क्या हड़ताल और रैलीज रुकती? बिल्कुल भी नहीं रुकती। वो सिर्फ आ ही तो नहीं पा रहे थे, बाकी तो जो काम वो चाहते थे नॉन वायलेंस के थ्रू, वो तो चीजें स्टार्ट थी। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या हुई, लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया, वही रॉलेट एक्ट के थ्रू। एंड दूसरी चीज, गांधी जी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। दिस वॉज द सिचुएशन विच वॉज गोइंग ऑन। On 10th April, the police fired on a peaceful position in अमृतसर। इसी एक्ट के चलते अमृतसर में एक बहुत बड़ा केस हुआ। That's we are very much aware of it. What was that case? The जलियनवाला बाग मैसेकर। तो ये सारी चीज देख के 10th अप्रैल को अमृतसर में क्या हुआ, यहाँ पर धीरे से जब ये सारी चीजें फैलती हुई नजर आ रही थी, तो who took the charge from the Britishers government? The जनरल डायर took the command। मैरिटल लॉ लगा दिया गया था, और दूसरी चीज जनरल डायर जो थे उन्होंने पूरी की पूरी रॉलेट एक्ट लगने के बाद जो कमांड वो अपना सकते थे, यूज कर सकते थे, वो सारी चीजें उन्होंने लगा दी। नाउ व्हाट वाज द जलियनवाला बाग मैसेकर? On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of जलियनवाला बाग। जलियनवाला बाग में जो एरिया है वो पूरा का पूरा पार्क है, and it was the day of बैसाखी also। That was the day of बैसाखी also। तो यहाँ पे इस पूरे पार्क में फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। अब यहाँ पार्क की एक खासियत थी कि there was only one entry gate, only one entry and only one exit was there। ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है इस वाले पार्क में, जलियनवाला बाग में। So here some people came to enjoy the fair, some came in front to protest। यहाँ पे दो अलग अलग केसेस चल रहे थे। जनरल डायर को पता चला कि more than 100 peoples are there, more than 1000 peoples you can say have came to attend the annual Baisakhi fair also, and also peoples are there who have came to enjoy the fair। Being from outside the city, many villages were unaware of the marital law that has been imposed। ठीक है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोई लॉ ऐसा लगा हुआ है। They have just came there to enjoy their thing। Dyer entered the area, blocked the exit point and opened fire और द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। धीरे से डायर अंदर आया, उसने एग्जिट पॉइंट को बंद किया और पूरे कमांडर्स के साथ वहां पर उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। His object, as he declared, was to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror। ठीक है, डर की भावना उनके अंदर जगाने का मेन उसका क्या था, मोटिव था। एंड बट यहाँ पर उसका मोटिव तो क्या हुआ, उसने तो हंड्रेड्स को मार दिया, लेकिन सिचुएशन वॉज मोर देन थॉट एंड सिचुएशन वॉज मोर वर्स देन थॉट। इट लेड टू व्हाट? इट लेड टू स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था ये मैसेकर को देख के, जिससे कि लोग अब क्या करने लग गए थे, वायलेंस को खुद अपनाने लग गए थे। जहाँ गांधी जी was having the thought of not to create any kind of violence, here by doing this such thing by General Dyer, तो यहाँ पे चीजें क्या होने लग गई थी, यहाँ पे लोगों के अंदर और गुस्सा बढ़ गया।
स्ट्राइक्स और बढ़ती गई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नाउ अब यहाँ पे क्या होने लग गया था, पूरे के पूरे फायर्स लगने चालू हो गए थे। नाउ यही के चलते अब चालू होता है खिलाफत इशू, मतलब अब हम इनके खिलाफ काम करेंगे। और ये हम कौन है, द इंडियंस आर गोइंग टू वर्क इन इंडियंस आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, एंड हेयर ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो काम करेंगे। नाउ एज वी ऑल नो, जो ऑटोमन टर्किश एम्पायर था, हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो ऑटोमन टर्किश एम्पायर रहा है was defeated in the फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, वो देखा हमने, बाल्कन्स रीजन था पूरा, बाल्कन्स रीजन्स के साथ उनका पूरा जो कंट्रोल था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। लेकिन जब इटली को यूनिफाइड किया गया तो यहाँ पे उसके साथ साथ पूरा ऑटोमन एम्पायर भी क्या हो गया, फ्रेंच फर्स्ट वर्ल्ड वार से हारा। A harsh peace treaty was imposed on the Turkish emperor, the Khalifa. Now who was he? ये मुस्लिम्स का सबसे बड़ा लीडर होता है जिसको लोग प्रेस करते हैं, मुस्लिम लीडर्स या मुस्लिम पीपल पूरे प्रेस करते हैं, एंड दिस पर्सन इज नोन एज व्हाट, द खलीफा। द खलीफा वाज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम वुड एंड प्रोटेक्टर ऑफ द होली प्लेसेस। जो उनके होली प्लेसेस होते हैं उनके वो प्रोटेक्टर कहलाते थे। The Turkish Empire was totally dismembered by 1920. So this was the Khilafat, this was the peace treaty which was going on there at the First World War things. लेकिन इसका impact इंडिया में भी था। अब उस टाइम पे डिवीजन चालू था, हिंदूज अलग मुस्लिम्स अलग, ये डिवाइड करके रख दिया था ब्रिटिशर्स ने। बट गांधी जी वांटेड टू मेक देम यूनाइट सो दैट दे कैन गिव अ गुड फाइट to the Britishers, but here things were very much different क्योंकि already यहाँ पे क्या हो चुका था, चीजें बहुत अलग अलग चल रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक खिलाफत मूवमेंट की स्टार्ट हुई। टू ब्रदर्स वाज देयर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जो मुस्लिम लीडर्स थे मुंबई में, मतलब इंडिया में। ठीक है, फाउंडेड अ खिलाफत कॉमन इन कमीशन इन मार्च 1990 टू डिफेंड द खिलाफत राइट्स। इनका मोटिव क्या था कि अपने अपने जो खलीफा हैं उनको सेव करना, और गांधी जी का क्या मोटिव था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना। तो यहाँ पे दोनों लोग मिलते हैं, द शौकत ब्रदर, द अली ब्रदर्स एंड द गांधी जी, टू मेक अ पैक्ट। यहाँ पे इनका मोटिव क्या था कि उनको अपने खलीफा को बचाना है। ठीक है, द एंटी रॉलेट सत्याग्रह वॉज लिमिटेड टू सिटीज and towns. Gandhiji wanted to launch a more broad-based movement. This could only be done by bringing the Hindus and Muslims together. So he took up the Khilafat issue. इन्होंने खिलाफत इशू को अपने साथ लिया। इन्होंने कहा कि हम आपके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, इन रिटर्न वी वांट टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिशर्स। एट द कलकत्ता सेशन, तो पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में, of the Congress in September 1920. He convinced other leaders of the need to start a non-corporation movement. अब यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट के साथ कौन से मूवमेंट की स्टार्ट हुई, non-corporation movement. From the starting, what we are seeing is the First World War के impact क्या हुए, impact के बाद कौन कौन से इश्यूज स्टार्ट हुए। पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, सत्याग्रह के थ्रू कहाँ से रैली स्टार्ट हुई, रॉलेट एक्ट लगाया गया। आफ्टर दैट कमिंग टू 1920 नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की भी स्टार्ट हुई विद द मैटर एनक्लोज्ड विथ व्हाट, द खलीफा ब्रदर्स आल्सो, द शौकत ब्रदर्स आल्सो एंड द गांधी जी। तो ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स आल्सो, गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स आल्सो to support the non-corporation movement and also to support the khilafat for the term Swaraj. ठीक है, तो यहाँ से non-corporation movement की start हुई। Now why non-corporation? क्योंकि यहाँ पर non-corporation का मतलब क्या होता है। See, गांधी जी in his book हिंद स्वराज, जो उन्होंने 1990 में लिखी थी, this kind of questions can be asked, who wrote हिंद स्वराज, when the Khilafat movement started, who started it, in which session it was started। बेसिकली जो डेट्स रहती हैं वो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी।
यहाँ पर फेमस बुक जो है गांधी जी की, जो हिंद स्वराज है, उसमें उन्होंने टोटली मेंशन किया है कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडिया का कोऑपरेशन नहीं मिलता या इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं मिलता तो कभी भी ब्रिटिशर्स वर अनएबल टू कॉन्कर इंडिया. आई विल अगेन रिपीट. Gandhi ji stated that if the Britishers declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians only and had survived only because of this cooperation. अगर हम शुरू से ही इन सारी चीज़ों को जो ब्रिटिशर्स ने चालाकी से, यू कैन से, और एनीथिंग, किसी भी तरीके से अगर हम कहें, अगर ये स्टार्ट किया था तो इंडिया का भी कोऑपरेशन था. इंडिया वाज आल्सो हैविंग द नीड ऑफ एनीथिंग, यू कैन से, जो उस टाइम पे अवेलेबल था. बट इफ इंडियंस रिफ्यूज्ड, अगर इंडियंस ने रिफ्यूज किया होता टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम. अगर कुछ शुरुआती ईयर्स में ही, इफ वी टॉक अबाउट व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कॉन्करिंग इंडिया, एट दैट टाइम ओनली इंडियंस ने अपना कोऑपरेशन ब्रिटिशर्स को नहीं दिखाया होता तो जो जिस तरीके से वो कॉन्कर करने की उसमें थे, वो 1 साल के अंदर ही इंडिया से भाग जाते और उसी टाइम पे इंडियंस को स्वराज मिल जाता. गांधी जी प्रपोज्ड दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस. अब यहाँ पे उनका मेन मोटिव क्या था कि जो मूवमेंट्स हम धीरे धीरे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू जाके हमें हमारा एंड रिजल्ट दिलाएगी, जो कि है हमारा स्वराज. तो यहाँ पर अब किस तरीके से शुरुआत हुई नॉन कॉर्पोरेशन की. इट शुड बिगेन विद द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स. पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, हमें कॉर्पोरेट नहीं करना है, वो है टाइटल्स के साथ. दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड and boycott a civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods. सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो सारी की सारी ऐसी चीजों को बॉयकॉट करना है, मतलब साइड कर देना है या यूज में ही नहीं लेना है जो चीजें ब्रिटिशर्स के थ्रू हमें दी गई हैं. फॉर एग्जाम्पल द टाइटल्स, ऑल द सिविल सर्विसेज, जितने भी पुलिसमैन्स हैं, जितने भी पुलिसमैन्स हैं, कोर्ट्स हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, जो भी चीज़ें हों वो सारी की सारी हमें एक साइड करके अब रख देनी है. ठीक है. इन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920 a compromise was worked out and the non-corporation program was adopted. अब नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम कब अडॉप्टेड हुआ? नागपुर के सेशन में जो दिसंबर 1920 में करा गया था, वहां पर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्या यू कैन से स्टार्टिंग होती है. नाउ डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. अब किस तरीके से डिफरिंग स्ट्रैंड्स रहे, डिफरेंट सिचुएशंस रही इसी मूवमेंट के अंदर चलते हुए. पहला चीज तो द मूवमेंट इन द टाउन्स. द हेडिंग इज ओनली डिस्क्राइबिंग कि किस तरीके से जो मूवमेंट थे वो टाउन्स में फैलने लग गए थे. ठीक है. किस तरीके से? द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन. ऑब्वियसली ये जो भी चीजें हो रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही हैं, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो कोई एलाइट्स पीपल तो नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज दे वर एंजॉइंग देमसेल्फ, दे वर हैविंग द मनी टू एंजॉय, दे वर हैविंग द वर्कर्स टू वर्क फॉर देम, so what they have to do for getting the Swaraj also. But on the other hand, who were the worst sufferers in India? The workers, the peasants, the farmers, the traders. ये सारे सबसे ज़्यादा, and also the middle class people over here who were well educated but they were not having any kind of suitability, या job की कोई suitability हो या उनकी earning से related कोई भी चीज़ हो. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो starting है किसी भी movement की, वो किसके through होती है? With the participation of the middle class people in the societies and also who are living in the cities and towns. Thousands of students left government controlled schools. पहली चीज तो यहाँ पे क्या हुई? Thousands of students जितने भी थे पूरे cities और towns में, उन्होंने सबसे पहले तो अपने schools छोड़ दिए. ठीक है. जो government controlled schools थे, colleges थे, headmasters and teachers resigned
and lawyers gave up their legal practices. ध्यान से सुनना, यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जब आगाह हो गया था तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जितने भी मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने सबसे पहले ये चीजें करना स्टार्ट करी, बिकॉज दे वर दी ओनली यू कैन से फ्रॉम जितने भी इनिशिएटिव लेंगे वो यही लोग लेंगे, क्योंकि यही इन लोगों को दिक्कत थी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया, जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने अपने प्रैक्टिसेस को ड्रॉप कर दिया। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, liquor shops picketed and foreign cloth burned in huge bonfires. Second thing यहाँ पे क्या हुई, फॉरेन क्लॉथ्स को क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा बॉयकॉट, हटा लो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। लिकर शॉप्स पिकेटेड, पूरी की पूरी जला दी गई, हटा दी गई यहाँ से। उसके बाद जितने भी फॉरेन क्लोथ्स थे वो इतने बड़े बॉनफायर में एक साथ रख के जला दिए गए, ठीक है, कि हमको ये सारी चीजें गवर्नमेंट के या ब्रिटिशर्स की दी हुई हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। अब थर्ड थिंग यहाँ पे क्या हुई, जितने भी मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने को साफ मना कर दिया एंड दे विल नॉट फाइनेंस एनी ऑफ द फॉरेन गुड्स ओवर हियर इन इंडिया। As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills went up. यहाँ पर फॉरेन गुड्स जितने भी थे, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे, इसलिए उन्होंने ये सारे के सारे क्या, इसकी वजह से जो वो बाहर से आते थे, तो यहाँ पे जो कॉटन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स थी वो पूरी की पूरी क्या होनी चली थी, बंद हो चली थी। तो यहाँ पे धीरे से क्या हुआ, जब बॉयकॉट होना स्टार्ट हुआ तो इंडियन मिल स्टार्ट हो गई और हैंडलूम्स जितने भी थे वो सारे वापस से खड़े हो गए, ठीक है। दिस वाज द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस टुवर्ड्स द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एकदम अपने एकदम और आगे बढ़ता जा रहा था। किस तरीके से लोगों ने हर चीजों का बॉयकॉट करना चालू कर दिया था, whatever things they have got from the Britishers. Now, how the movement in cities gradually slowed down? क्या ऐसे रीजन थे कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एकदम सही तरीके से जा रहा था ऑल ओवर द कंट्री में, वो धीरे से एक जगह पर स्टॉप हो जाता है? क्या रीजन हो सकता है? पहली चीज तो जो है खादी क्लॉथ। खादी क्लॉथ एज वी ऑल नो, हमने देखा कि हैंडलूम्स वेंट हो गए थे, हैंडलूम धीरे से चल पड़े थे पूरी तरीके से, लेकिन चल तो वो पड़े थे। खादी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा महंगा आता है, बिकॉज वो बाय हैंड स्टिच होता है, ठीक है, हैंडमेड होता है। तो खादी वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट। हमने सब तो जला दिए, कपड़े वपड़े सब कुछ हो गया हमारा, यहाँ पर हमने कपड़े अलग कर दिए, हर सारी चीजों को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन अब क्या? तो खादी एक ऑप्शन आता है, लेकिन खादी जो इंडियन मेड है वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव होता है कि पुअर लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और मेन चीज यहाँ पर कौन, ये जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, ये कौन कर रहा था? द मिडिल क्लास एंड द पुअर पीपल ओनली। तो यहाँ पर तो पहली चीज तो खादी को लेकर चीजें क्या होती हैं, धीरे से पीछे होने लगती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या होता है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमने हमारे जितने भी वहाँ पे उस टाइम पे बच्चे थे, स्कूल हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, इन सब ने अपने अपने मूवमेंट को आगे रखा और एक साइड तो हो लिए, लेकिन नेक्स्ट व्हाट, यहाँ पर तो हमारे पास कोई एक यू कैन से दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। अगर हमारे पास वो ऑप्शन होता तो हम उसको यूज करते, बट वी वर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन। व्हाट दे वर हैविंग इज दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई। इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस, students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. Why they have, उनको क्यों ऐसा करना पड़ा? Because they were Indians were not having any other alternative. अगर उनके पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स होते तो वो क्या कभी पीछे जाते? नहीं।
बट फॉर द सर्वाइवल दे हैव टू डू दिस। तो धीरे से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या होने लग गया, पीछे हटने लग गया, स्लो होने लग गया। नाउ अब ये जो मूवमेंट था वो इस तरीके से सिटीज में तो क्या होने लग गया, धीरे से कम होने लग गया, लेकिन देयर वर थिंग्स हैपनिंग अराउंड द कंट्री साइड। there was the happening of rebellions in the countryside। अब कंट्री साइड में क्या चीजें चल रही थी, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। It drew unto its fold and struggles of peasants and tribals। अब यहाँ पर कौन लोग किस आगे बढ़ने लग गए थे, कौन से ऐसे लोग थे जो आगे बढ़ने लग गए थे, the tribals, the peasants, जो कम्युनिटी के लोग थे जो कंट्री साइड में रहते थे, अब उनकी बारी थी कुछ करने की। they thought कि they will be doing something। in Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra। he was a sannyasi and he had did many kinds of movements, और उनका जो मोटिव था वो भी वैसा ही था जैसा गांधी जी का था। तो अवध में क्या हुआ, peasants were led by Baba Ramchandra। the movement here was against talukdars and the landlords who demanded from peasants expropriately high rents and a variety of other cesses। तो यहाँ पे ये वॉर किसके अगेंस्ट था, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो लोगों को एक्सेस ऑफ टैक्स पे करने के लिए प्रोवोक करते थे। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, abolition of bigar and social boycott of oppressive landlords। What do you mean by bigar system? See, लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, जितने भी विलेजेस थे जिनके पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, कुछ था ही नहीं, वो क्या करते थे, विलेजर्स को काम कराते थे लैंडलॉर्ड्स विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू देम। तो यहाँ पर इनकी डिमांड क्या थी पीजेंट मूवमेंट की, कि पहली चीज रेवेन्यू में पूरा का पूरा रिडक्शन होना चाहिए, बेगार सिस्टम को हटा ही देना चाहिए, और तीसरी चीज जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, जितने भी ऑपरेसिव मेजर्स लैंडलॉर्ड्स करते हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। ठीक है। नाउ ऐसे ही इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। अब 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने धीरे धीरे यहाँ कंट्री साइड जाना चालू किया। जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी वो विलेजेस इन अवध ही थे। वहाँ पर उन्होंने विलेजर्स से बात करने की कोशिश करी कि उनकी क्या ग्रीवियंसेस है, क्या उनको दुख तकलीफ है। बाय अक्टूबर द औध किसान सभा वॉज सेटअप। तो अक्टूबर तक आते आते 1920 के औध किसान से सभा सेट की गई, जो गांधी जी जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के हेड उस पे ही हुई, एंड ऑल्सो देयर वर फ्यू अदर लीडर्स। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। तो यहाँ पर लीडर्स जो थे वो अपने तरीके से काम करने लग गए। तो उन्होंने क्या बोला कि गांधी जी का ऐसा मैसेज है आप लोगों के लिए दैट कि हमें कोई टैक्स पे नहीं करना, और जो भी लैंड है वो धीरे से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। बल्कि गांधी जी हैज नॉट सेड एनीथिंग लाइक दिस, लेकिन लीडर्स अपने अपने तरीके से अपने काम को चलाने लग गए थे, बिकॉज दे वांटेड पीपल टू गेट इन्वॉल्व इन दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट सो दैट दे कैन गेट द स्वराज। The name of Mahatma was being involved in the sections and all actions and aspiration। मतलब हर तरीके से अब गांधी जी का नाम किसी भी तरीके से लिया जाता था जिससे कि लोग उनके नाम से मोटिवेट हो जाते थे, और वो क्या करते थे, धीरे से मूवमेंट्स में आने लग जाते थे। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way। तो ऐसे ही गांधी जी का मैसेज ट्राइबल्स तक किस वे में पहुंचा ये हम देखते हैं। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। तो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट चलाया गया आंध्र प्रदेश में इन द अर्ली 1920s, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। मतलब ऐसा कुछ भी जो कांग्रेस पार्टी थी वो अप्रूव नहीं कर सकती, लेकिन ट्राइबल्स के लिए ऐसा मैसेज चला गया ये बोल के कि दैट मैसेज हैज बीन सेंट बाय गांधी जी।
At that time, Gandhiji was a masiha for everybody. Whatever he used to say, whether he has said or not, लेकिन लोगों को ने अगर गांधी जी की बात को कुछ भी सुन लिया है तो वो गांधी जी की बात मानकर ही रहेंगे। तो ऐसा ही केस कहां पर हुआ? गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। Because of the policies of the British, not only the livelihoods of the tribals were getting affected, but they felt that traditional rights were being denied. अब जब से ब्रिटिशर्स आए हैं तो उन्होंने हर किसी का जीना खराब कर दिया था, चाहे वो कोई भी हो। पुअर सबसे ज्यादा सफरर्स थे, फिर एक ऐसी कम्युनिटी भी थी जो फॉरेस्ट कम्युनिटी जो होती थी, जो ट्राइबल्स होते थे, उनके साथ तो उन्होंने हद ही करके रखा था। बिकॉज दे यूज टू लिव इन द फॉरेस्ट एरिया ओनली, उन्होंने उनको उनकी जगहों से ही हटा दिया था कि अब तुम यहाँ से चलो, अब हम यहाँ पर सारा हमारा काम करेंगे। तो उनके जितने भी ट्रेडिशनल राइट्स है तो वो शुरू से ही प्रिजर्व करके रख रहे थे। सबसे पहले तो उनको उनसे हटवा दिया। When the government began forcing them to contribute बिगार और रोड बिल्डिंग सिस्टम, तब यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके से ट्राइबल्स को फोर्स करती थी, या तो तुम बेगार सिस्टम में आ जाओ, या तो तुम रोड्स कंस्ट्रक्ट जो हो रही है फॉरेस्ट के साइड में उन्हीं को बनाने में हमारी मदद करो। द हिल पीपल रिवॉल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्यूरी सीतारमन, whom the rebels proclaimed an incarnation of God। तो यहाँ पर ऐसा ही एक और लीडर था इनके बीच में, who was he? the अल्यूरी सीतारमन, जिनको लोग जो ट्राइबल्स लोग थे उनको वो भगवान का एक इमेज ही मानते थे। ठीक है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, persuaded people to wear khadi and give up drinking, but at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। तो यहाँ पर he also used to obey Gandhiji's and his motives, but here the thing was that हर चीज वो मानने के लिए तैयार था, whatever Gandhiji has said, but one thing he was not able to digest is what, कि यहाँ पर कि विदाउट वायलेंस यहाँ पर कोई भी काम होना पॉसिबल होगा ही नहीं। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। राजू को एक दिन पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया, एंड इन 1924 ही वॉज एग्जीक्यूटेड। नाउ अब यहाँ पर हमने देख लिया रिबेलियन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट होने के बाद सिटीज में तो वो एकदम बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे से अपना मूवमेंट वो पीछे भी हट गया था। वहीं ऑन द अदर हैंड कंट्री साइड में भी चीजें चल रही थी। कंट्री साइड में किस तरीके से लोग उसको ले रहे थे वो चीज थी। अब हम देखेंगे कि जो स्वराज है वो प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में किस तरीके से उसने अपनी पहुंच करी। और प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, अब हम असम की अगर बात देखें, फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली। यहाँ पे मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लांटेशन वर्कर्स की। और ये प्लांटेशन वर्कर्स हमें इन दी पार्ट्स ऑफ असम, अरुणाचल, असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये साइड में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मेन प्लांटेशन वर्कर्स का कंसर्न क्या था? दैट they should have the right to move freely. Why were they having this kind of concern? On the other hand, rest of the peoples who are living in the country are having this thing कि they can move freely from one place to another, except the political leaders and except the things whatever was going on. But here they were having some other concern. Why? To move freely out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had came. प्लांटेशन वर्कर्स का क्या सिस्टम चलता था पहले तो हम ये समझेंगे। कोई भी प्लांटेशन वर्कर होगा उसको उस प्लांटेशन में आके ही काम करना है, वहीं रहना है। एक बार जहां वो अपने विलेज से आ गया तो he will have to seek permission, he will have to take leave for leaving the thing। यहाँ पर भी उसको जो ये परमिशन थी, बोला तो बहुत गया था ऐसा होगा वैसा होगा, इमिग्रेशन एक्ट पास हुए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स एक्ट्स पास होने के बाद भी अपने तरीके से ही उनसे काम कराते थे। They were not allowed to leave that space, they were confined, मतलब वो उनको एक एनक्लोज्ड एरिया में ही रखा जाता था, वहीं वो रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और अपना काम करेंगे। They were not allowed to go to their houses as well। तो एक
द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 पास हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permission. ठीक है, तो ये चीज इनके साथ चल रही थी. When they heard of the non-corporation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed their home. तो यहाँ पे क्या चीजें हुई, जब उनको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का पता चला तो यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स ने अपना काम छोड़ा, वहां से उठे और अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ने लग गए. Why they did so? Why? Because they were having this kind of feeling in their mind that कि जो गांधी जी हैं is going to give something to us. ठीक है, they believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. ये हमने सुना ही था पहले कि जितने भी लीडर्स थे, जो भी एक्टिविटीज, जो एक्टिविस्ट थे, वो क्या करते थे, गांधी जी के नाम पे अपने अपने काम कर रहे थे. हालांकि उनका मोटिव यही था कि मोर एंड मोर पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन दीज काइंड्स ऑफ मूवमेंट सो दैट वी कैन गिव समथिंग बैक टू द ब्रिटिशर्स. बट हियर यहाँ पर वही चीज के थ्रू ये भी निकल पड़े. They however never reached their destination. Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. वो वहां से निकल तो पड़े थे, लेकिन वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन के पास नहीं पहुंचे. बीच में ही उनको पुलिस पकड़ लेती थी और पकड़ के इस तरीके से बुरी तरह पीटती थी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकते थे. So this was the case by the plantation workers.